सलीम साफ़ी साहब, आपसे सवाल हो रहा है कि वफाकी वज़ीर सेहत ने पोलियो के कतरे ना पिलवाने वाले वालिदैन को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। ऐसे में क्या ये कदम इंसदादे पोलियो मुहिम में ज़्यादा मौसर साबित होगा? देखिए, मेरे ख़्याल में ये वो काम है कि जो ज़बर से नहीं हो सकता, वालिदैन पे ज़बर करके। इसके लिए चूँकि नसीहत का, इसके लिए तलक़ीन का, इसके लिए इश्तिहार का, इसके लिए इसी तरह के ज़राए को इस्तेमाल करना चाहिए और बिलख़ुसूस उलमा को इन्वॉल्व करके उलमा को इस पे कन्विंस करना चाहिए कि वो अपने मुक़्तदियों को इस पे कन्विंस कर लें। क्योंकि इससे मुतालिक जिन इलाक़ों में मनफ़ी राय पाई जाती है, तो वो अक्सर मज़हबी तबके की तरफ से उन अफ़वाहों को या उन मफ़रूज़ों को जन्म मिला है। तो इसलिए मेरी यही गुज़ारिश होगी और ये बात दुरुस्त है कि गिरफ़्तारियों की बजाय तलक़ीन के ज़रिए, वालिदैन को कन्विंस करने के ज़रिए और उलमा और टीचर्स को इस्तेमाल करके उनके ज़रिए लोगों को कायल कर लेना चाहिए कि ये आपके बच्चों के लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि ये जो गिरफ्तारियों वाला मामला है ये सिंध से उठा। सिंध में एक कानून साजी है जिसके तहत गिरफ्तारियां की जा सकती हैं अगर आप मना करें वैक्सीनेशन करवाने से बच्चों को। क्या समझते हैं वैसे कानूनी तौर पर वफाकी वज़ीर सेहत ये डायरेक्टिव दे सकते हैं, क्योंकि 18वीं के बाद तो सेहत सूबे का मामला है? नहीं, कानूनी तौर पर असल में ये अभी तक ठीक है कि सेहत जो है वो डिवॉल्व सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अभी तक मरकज़ के पास हैं और ख़ुसूसन पोलियो के बारे में जो मामला है वो वफाकी सतह पे चलाया जाता है, फिर नीचे सूबे भी उसको उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने बात कोई, क्योंकि वो ख़ुद कोई कानून साज़ी नहीं कर सकते, क्यों किसी सूबे के वज़ीर वो नहीं हैं। लेकिन वो उन्होंने ये एक तजवीज़ की शक्ल में बात की है और और आपके ख्याल में तजवीज़ बड़ी की अहसन शक्ल में तजवीज़ है? जी, और तजवीज़ की शक्ल में कोई भी बात कर सकता है। ठीक है। लेकिन मेरे ख़्याल में पकड़-दकड़ और गिरफ़्तारियों से ज़्यादा मौसर वो दूसरे तरीके हैं कि उनको कन्विंस किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। आगे बढ़ते हैं। फ़खर दरानी साहब, आपसे सवाल हो रहा है कि हुकूमत बारहा दावा कर रही है कि मईशत दुरुस्त समत में जा रही है और बेहतरी के आसार नुमायां हैं, लेकिन दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर मईशत बेहतर हो रही है तो फिर आवाम पर महंगाई का बोझ क्यों बढ़ा है? खुसूसन पेट्रोल से मुतल्लिक कहिएगा सर, इस दफ़ा भी पेट्रोल क्यों बढ़ा दिया गया जब हम देख रहे हैं आलमी मार्केट्स में तो इस्तेहकाम है? बिल्कुल, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है और इंतहाई ज़ालमाना कदम है ये हुकूमत की तरफ से जो उठाया गया है। देखें, ये सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, इससे पूरी जो है आपकी जो एक आम आवाम है उसकी रहन सहन के लिए जितनी भी अशिया इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी, क्योंकि डीज़ल की कीमत बढ़ने से जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ेगी और अल्टीमेटली उसका जो बर्डन है वो आम कंज्यूमर के ऊपर होगा। लेकिन एक और बुरी खबर ये है कि ये शायद आगे भी मज़ीद बढ़ेंगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में ये शायद जो सदर ट्रंप का बयान था उसके बाद मज़ीद कीमतें बढ़नी हैं। ये कीमतें जो पेट्रोलियम मसनूआत की हैं वो तो एक तरफ हैं, लेकिन जो हुकूमत ने इसके ऊपर ज़ालमाना जो लेवी लगाई हुई है मुख्तलिफ़ किस्म की, उसमें मज़ीद इस जो महीने से ऐड हुआ है वो कार्बन लेवी है जो 78 रुपये ऑलरेडी वसूल कर रही थी हुकूमत। जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसके अलावा 2.5 रुपये अब मज़ीद इन्होंने लगा दिया है कार्बन लेवी का, कि ये जो IMF के साथ मुआहदा हुआ था उसके तहत ये हुकूमत ने एग्री किया था कि वो जो $1 बिलियन हुकूमत को मिला है जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उसमें हुकूमत क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोजेक्ट्स बनाएगी, उसमें ये जो कार्बन लेवी की जो पैसे इकट्ठे होंगे वो उसमें दिया जाएगा। लेकिन इसमें ज़ालमाना कदम ये है हुकूमत की तरफ से कि ये जो कार्बन लेवी का पैसा वो होगा वो क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ बनाए जाएंगे, उसमें ये खर्च होगा। अब क्लाइमेट रेजिलिएंट जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें मैं आपको बताऊं कि हुकूमत सब्सिडी देगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी उसके ऊपर। मतलब एक आम जो बाइक चलाने वाला है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अब ये अपना टैक्स दे के
अमीरों के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदेंगे उसमें सब्सिडी का पैसा भी एक आम जो आदमी है वो अदा करेगा। और उसके साथ साथ अगर आप देखें कि हुकूमत PSDP में हज़ारों अरब रुपए लगाती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन अब सड़कें बनाने के लिए भी अवाम डायरेक्टली हुकूमत जो है वो हुकूमत की मदद करेगी। पेट्रोलियम लेवी की बात में कि 8 रुपए जो हुकूमत ने कहा था कि हम ये पैसा जो बलूचिस्तान की सड़क है N25 उसको लगाने के लिए करेंगे, तो क्या ये हुकूमत अगर इनसे इस तरह से काम चलाना है तो मेरा ख्याल है कि ये उससे बेहतर है कि ये खुदा हाफिज़ कह दें कि आवाम से टैक्स वसूल करके डायरेक्टली आवाम से कहें कि आप सड़क बना कर दें। फिर आप PSDP में हज़ारों जो रुपए का बजट वो रखते हैं वो किस लिए है? PSDP के ज़रिए मेरा ख्याल है हुकूमत को वो करना चाहिए। और ये इस तरह के जो मुख्तलिफ लेवीज़ लगाई हुई हैं उस पर कुछ ज़्यादा इनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और ये अवाम के ऊपर जो मज़ीद जो बर्डन है उस पर ये इनको सोचना चाहिए। बेसिकली टैक्सेशन के लिए एक मजबूत निज़ाम होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेशन से करके जो काम चला रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है जी, फ़खर साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब आपके लिए सवाल यह है कि बड़ी नई जमातें, सियासी जमातें आ रही हैं सामने। रेहाम खान ने अपनी नई जमात का ऐलान किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी जमात का ऐलान किया। दूसरी तरफ ये भी राय पाई जाती है कि सियासी स्पेस श्रिंक हो रही है मुल्क में और जो सियासी जमातें हैं वो अपना असर और रसूख खो रही हैं, लेकिन फिर नई जमातें भी सामने आ रही हैं। इसकी वजह क्या है? मैडम शेख, शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल जो कुछ जैसे ये सियासी जमात इन्होंने बनाई सबके सामने है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ज़ाहिर है उन जरदारी साहब के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात करके उन्होंने जमात बनाई। रेहाम खान साहबा का अभी तक कोई सामने नहीं आया कि वो क्यों उन्होंने सियासी जमात बनाई। तीनों मेरे लिए काबिल एहतराम है कि उन्होंने सियासी जमातें बनाई, लेकिन तीनों हो सकता है मैं गलत हूँ, तीनों अपनी अपनी सीट या दो सीटें जीत कर दिखाएं। इस मुल्क में अब्दुस तारीदी साहब ने इलेक्शन लड़ा, ज़मानत ज़ब्त हुई। इस मुल्क में डॉक्टर AQ खान साहब ने पार्टी बनाई, सारे उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त हुई। डॉक्टर तैरुल कादरी साहब सियासत में आए, फ़ारग हो गए। आयशा गुलालई ने एक पार्टी बनाई थी, फ़ारग हो गई। PTI नज़रियाती है, फ़ारग हो गए। पार्टी आखिरी जो है इस मुल्क में जो बाद में आई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके बाद कोई ऐसी पार्टी मुझे नज़र नहीं आ रही कि जो आएगी और बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी सूबों में या मरकज़ में। क्यों बना रहे हैं? ज़ाहिर है मैडम शेख, ये मौसम है ऐसा कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें दोनों आमने सामने हैं। दरमियान में छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स, इररेलिवेंट रहने का शौक़ और कोई वो दरमियान से जुगाड़ लगने का कोई एक वो नज़रिया जो होता है, शॉर्टकट होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि कभी भी कोई भी किसी की भी लॉटरी निकल सकती है। सर, तो वो PTI का जिक्र करते हुए आपने ये भी नहीं बताया कि काफ़ी सालों से PTI मौजूद थी सियासी अरीना में, ऐसी जमातों में से एक थी, लेकिन फिर क्यों एकदम से 2014 के बाद उरूज उसको मिला और 2018 में इक़्तिदार में आई? 2011 से मैडम शेख, जो या 2013 गालिबन था, जो हाँ वो जो मीनार पाकिस्तान का जलसा था, उसके बाद मंजूर नज़र हुई, मकबूलियत से कबूलियत की तरफ ढली। हाँ। और फिर ऐसी आई कि अब कबूलियत कोई नहीं है, मकबूलियत है। तो वही है मैडम शेख। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जैसी स्ट्रगल या इमरान खान साहब जैसे जो उनको हमदर्द मिले या जो उनके कंधे पे हाथ आया या जो उनको सहारे मिले, अब कोई और तो इतनी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ये तो सब आ ही जाता है जब नजर करम होती है। तो बता दें आप जिस तरह ये कह सब रहे हैं तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। ऐसे ही आप कहते हैं जमहूरी अमल में तो सियासी जमातें आती रहती हैं सर, लेकिन आप फिर ये बताएं ना कि क्या मसला होता है फिर असल मसला। जी मैडम शेख, असल मसला ये है जो मैंने कहा, ताज़ा दम होके आए हैं तो बोल दें क्या जाता है, छोटी छोटी बातें तो हो जाती हैं। जी मैडम शेख, असल वजह ये है कि आप 3 फिक्रों में सुन लें कि पीपल्स पार्टी या भुट्टो साहब, सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक, और जब इमरान खान पे बात आती है तो पाशा साहब आते हैं सामने, ज़हीरुल इस्लाम साहब आते हैं, जनरल बाजवा आते हैं, यानी। लेकिन इमरान खान का एक फ़र्क था कि उनका जन्म खुद हुआ था और लंबी स्ट्रगल की, एक सीट तक पहुँचे, फिर आगे अल्लाह ने फजल किया।
ओके ठीक है भट्टी साहब, बड़ा क्यूटली आप सबको फिर एक साथ ही कर देते हैं। खैर जी, थैंक यू भट्टी साहब हमारे सवाल का जवाब देने के लिए बड़ी पेशेंटली। आगे बढ़ते जी, उमर चीमा साहब आपसे पूछा जा रहा है, इस्लामाबाद में एक मॉन्यूमेंट लगा और उसकी डिज़ाइनिंग को बड़ा मायूब डिज़ाइन था, जिसे शहरियों की जानिब से फिर शदीद रद्द-ए-अमल भी सोशल मीडिया पर आया। उसके बाद CDA के हुक्म पर इसको हटा दिया गया। अगर किसी फ़न पारे पर सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही हो तो क्या उसे हटा देना मुनासिब है? बस वो कहते हैं ना कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। अब ये देखें कि इतने दिनों से इस पर बात हो रही है और कोई नाम भी नहीं ले रहा। ये इसी तरह है कि जैसे वो एक होता है ना जी कि नामालूम, और ये इसी तरह का वो फन पर है, उसको क्या नाम दिया जाए या ख़ास तौर पे जो उसका लोग मतलब ले रहे हैं, कोई उसको कह नहीं रहा, यानी कि उसकी तरफ देखते हैं और ख़ुद ही मतलब निकाल रहे होते हैं। और मेरे ख्याल है कि यही चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा एक शर्मिंदगी का सबब बनी है, कि जिसकी वजह से वो अगर हालांकि पहले ये ख्याल था, लोग यही समझे कि शायद ये गवर्नमेंट का आइडिया है, ये उनकी तहलीक है, कोई उनकी तरफ से ये सारा एक उनका शाहकार है, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, उन्होंने ये बनाया है। अब इसके पीछे लोग आजकल अपने अपने तरीके से मुज़ामत कर रहे हैं। आई डोंट नो कि किसी ने कोई ये को मुज़ामती अंदाज अपनाया कि हम इस तरीके से कोई चीज़ बनाकर तो कोई ना कोई लोगों को एक पैगाम अपना कन्वे कर रहे हो, लेकिन हुकूमत के लिए वो एक छेड़ बन गई थी। और इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ फील कर रहे थे, और ये अगर बरकरार रहता तो उनके लिए ये मसला रहता। तो उन्होंने सोचा कि इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। एक तो बात उन पर आ रही थी जी कि शायद इन्होंने खुद बनवाया, तो वो तो दुरुस्त नहीं थी, लेकिन अगर वो रहता तो ये हर टाइम इनके लिए दैट कुड हैव बीन अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट, हमेशा के लिए एक शर्मिंदगी सी महसूस होती। तो मेरे ख्याल ये वजह बनी है। आइडियली तो ये है कि लोगों को उनकी ओके तहलीक जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आइडियाज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अप्रिसिएशन के दौरान अगर खुद एम्बैरेसमेंट फेस करते रहे तो उन्होंने यही मुनासिब समझा जो उन्होंने किया है।